हाय। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अब तक कांतारा चैप्टर 1 देख ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो। 2 हफ्ते हो गए इस मूवी को रिलीज हुए, जाओ देखो, लेकिन उससे भी पहले ही वीडियो देख लो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं थोड़ी भी स्पॉयलर्स ना दूँ, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी बहुत निकल जाती है स्पॉयलर तो देख लेना अपना। बाकी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर कांतारा चैप्टर 1 बाकी सो कॉल्ड सीक्वल्स और रिलीजियस मूवीज से अलग है। तो आओ यार, बिना किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए और बिना किसी से जूता खाए शुरू करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 जो है वो 2022 में एक आई मूवी कांतारा का प्रीक्वल है। मतलब कि इस मूवी में 2022 में आई मूवी कांतारा के पीछे की कहानी को बताया जाएगा, जहां कांतारा चैप्टर 1 शुरू ही इस सवाल से होती है आखिर मेन कैरेक्टर के पिताजी उसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों गायब होते हैं। और उसके बाद ये पूरी मूवी सिर्फ फ्लैशबैक पे चलती है, और क्या ही मूवी चलती है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद उसके सेट्स हो, उसके विजुअल्स हो, उसकी सिनेमेटोग्राफी हो या कोई भी आर्क हो, सब जगह मूवी फाड़ देती है। और क्यों ये कमाल बाकी के सीक्वल्स और रिलीजियस मूवी नहीं कर पाती है, आओ इसे ही समझने की हम कोशिश करते हैं। किसी भी मूवी के सीक्वल का सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो अपनी पिछली मूवी की सेट की हुई बार को भी क्रॉस करे, और ये वो सिर्फ तभी कर सकता है जब उसके पास कुछ ढंग की स्टोरी होगी। अब उस ढंग की स्टोरी और पुरानी मूवी की पॉपुलैरिटी की मदद से वो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब कई बार स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि ढंग की स्टोरी नहीं होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि तुम जो है, अगर पिछली मूवी के बार को क्रॉस नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसके आस-पास आओ। और फिर अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मूवी बन जाती है बोरिंग, क्योंकि मूवी के पास वो स्टोरी नहीं है कि वो उसके सीक्वल को जस्टिफाई कर सके, वो उस मूवी के नाम को भी एक जस्टिफिकेशन दे सके। अब लेकिन यही चीज़ जो है डिवोशनल मूवीज़ या फिर रिलीजियस मूवीज़ में अलग होती हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरी जो है और माल मटेरियल जो है पहले से परखा रहता है। तुमको सिर्फ उसको दिखाने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अब तुम ही खुद सोच लो कि रामायण की कहानी किसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी इस पे कोई ढंग की मूवी आज तक क्यों नहीं बन पाई। क्यों हमें अभी भी रामानंद सागर वाली मूवी ही पसंद आती है, रामानंद सागर वाली रामायण ही पसंद आती है। अब मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया माल मटेरियल कहानी सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी मूवी लोगों को पसंद ही आ जाए, क्योंकि क्या पता तुम्हारे उस स्टोरी को, उन कैरेक्टर्स को, उन विजुअल्स को जो दिखाने का तरीका है, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग, तुम्हारा स्क्रीन प्ले लोगों को पसंद ना आए। क्योंकि एक एपिक स्टोरी लाइन कभी भी एक एपिक मूवी की गारंटी नहीं होती है। अब अगर एपिक स्टोरी लाइन को देख ही लें तो रामायण से एपिक स्टोरी लाइन क्या ही है, लेकिन तब भी आज तक कितनी ही रामायण पे मूवी, सीरीज, सीरियल्स सब कुछ बने हैं, लेकिन फिर भी हमें पसंद क्या आता है, रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण की सीरियल, जिसमें कुछ हैवी वीएफएक्स यूज़ भी नहीं हुआ है। क्योंकि उन्होंने जिन एक्टर्स को चुना था, उन्होंने उस कैरेक्टर के साथ जो जस्टिफिकेशन किया, उस चार्म को जो कैरी ऑन किया है, वो लाजवाब था। इतना कि अगर आज भी कोई अरविंद गोविल सर को या फिर दीपिका मैम को अगर एयरपोर्ट पे देख भी लेता है तो भक्ति से उनके हाथ जुड़ जाते हैं। और यही है वजह कि आज तक कोई भी रामायण पे बनी मूवी, सीरीज या सीरियल हमें पसंद नहीं आते। एक नॉर्मल सी बेसिक स्टोरी लाइन वाली कहानी भी एक अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ तुम्हें पसंद आ सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अमारान। अमारान की स्टोरी लाइन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एक सोल्जर की बायोपिक है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका उसे लोगों की वन ऑफ द फेवरेट मूवी की लिस्ट में डाल देता है। अब देखो, हर एक डायरेक्टर को ये बात तो पता होती है कि उसके पास आखिर कितना बजट और कितने रिसोर्सेज हैं, और वो इसी हिसाब से तय करता है कि उसको आखिर मूवी को किस तरीके से बनाना है या अपना किस अप्रोच से वो मूवी को बनाएगा, कि उसे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने हैं कि CGI और VFX से काम चल सकता है। अब जिसमें मैक्सिमम 4 कंडीशंस बन सकती हैं कि पहला, तुम्हारे पास बजट और रिसोर्सेज दोनों ज़्यादा हों। दूसरा हो सकता है कि तुम्हारे पास बजट ज़्यादा हो पर रिसोर्सेज कम हो। तीसरा हो सकता है तुम्हारे पास बजट कम हो पर रिसोर्सेज ज़्यादा हो। और चौथा हो सकता है तुम्हारे पास बजट और रिसोर्सेज दोनों ही कम हो। तो पहला कंडीशन, बजट और रिसोर्सेज दोनों तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो तुम CGI और VFX का हैवी यूज़ कर सकते हो। तुम पूरी की पूरी मूवी चाहो तो ब्लू या ग्रीन स्क्रीन पे बना सकते हो। पर अगर बचे हुए तीनों ऑप्शंस में ले लिए जाएँ, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन है, तो तुमको प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकना पड़ेगा, क्योंकि तुम हर चीज़ CGI और VFX के दम पे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हो सकता है कि तुमको लगे कि इसे हम CGI VFX में देख लेंगे, पर वो ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ फिर अनरियलिस्टिक फील होती है और वो मूवीज़ का ऑडियंस से कनेक्शन तोड़ती है। क्योंकि जब
कोई मूवी अनरियल फील होने लगती है तो लोग उसमें से एक अपनापन, एक कनेक्शन टूटता हुआ महसूस करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए ले लें तो आदि पुरुष जो कि 700 करोड़ में बनी थी, उसके पास बजट भी ज़्यादा था और देखा जाए तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है इंडिया में। सीजीआई वीएफएक्स की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छी अच्छी सीजीआई और वीएफएक्स कर सकें। और वहीं कांतारा चैप्टर 1 के पास बजट कम था जो कि 150 करोड़ में बनी थी। और मैं मानता हूँ 150 करोड़ कम नहीं होता, पर 700 करोड़ के मुकाबले काफ़ी कम होता है। जिसमें से अगर प्रभास की फ़ीस यानी जो कि लगभग 150 के आसपास ही होगी, 150 करोड़ के आसपास होगी, उसको निकाल भी दिया जाए आदि पुरुष में से, तो बचे हुए पैसे में 3-4 और कांतारा चैप्टर 1 बन सकती थी। तो देखा जाए तो कांतारा चैप्टर 1 का जो बजट है वो आदि पुरुष के बजट के कंपैरेबली कम है। तो यही कारण है कि लोग कांतारा चैप्टर 1 से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और आदि पुरुष से नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ रही है कि दोनों मूवीज़ में जंगल और भगवान दोनों को दिखाना था, लेकिन फिर भी लोग आदि पुरुष से उतना कनेक्ट नहीं करते जितना कांतारा चैप्टर 1 से करते हैं। क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 के जो सेट्स हैं वो रियल है। उन लोग ने एक्चुअल जंगल में जाके एक्चुअल सेट्स, एक्चुअल महल बना के उसे शूट किया था और बहुत कम चीज़ें सीजीआई और वीएफएक्स के भरोसे पे छोड़ी थी। वहीं अगर तुम आदि पुरुष को देख लो तो उसमें इंसानों को छोड़ के हर एक चीज़ सीजीआई वीएफएक्स से बनी थी। लेकिन एक चीज़ और थी, इंसानों के 6 पैक एब्स भी सीजीआई और वीएफएक्स से ही बने थे। पर हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि मूवी का रियलिज़म वाला जो फैक्टर है वही ऑडियंस से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। अब देखो यार, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूवी या सीरीज़ सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको अपनी रियल लाइफ की मची भाग दौड़ और केओस से थोड़ा आराम और शांति चाहिए होती है। इसलिए हम लोग मूवी और सीरीज़ में किसी और की लाइफ में मची हुई भाग दौड़ और केओस को देखते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन अगर वही चोट किसी और को भी लगे तो तुम्हें दर्द थोड़ा सा कम होगा। और यही वजह है कि भले ही तुम्हारी खुद की पसंदीदा औरत तुमसे नाराज़ हो, पर तुम्हें स्पाइडरमैन की लव लाइफ में क्या भसड़ मची है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, पता सबको होता है कि जो मूवी है वो फेक होती है, उसकी कहानियाँ रियल नहीं है, फेक है, लेकिन फिर भी हीरो के लड़ने पर तुम्हें जोश चढ़ता है। थोड़ी सी रोमांटिक टॉक हो जाए, रोमांटिक सीन हो जाए या हीरो हीरोइन की थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाए तो तुम उसके साथ ब्लश करते हो। और बहुत बार तो ये भी होता है कि तुम कैरेक्टर्स के दुखी मोमेंट्स में रो भी पड़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उस कहानी में खुद की असल लाइफ की सिचुएशंस को इमेजिन कर लेते हो, खुद को उस कहानी से जोड़ने लगते हो। और यही वजह है कि मूवी के फेक होने के बावजूद उसकी ये रियलिज्म वाली जो पावर है तुम्हें उस मूवी से कनेक्ट कराती है, तुम्हें इस मूवी से जोड़ती है और तुम्हें उस मूवी के फेक होने का एहसास भी नहीं दिलाती। तुम्हें लगता है कि ये कहानी मैं ही तो हूँ, इस कहानी में मैं हूँ, ये कहानी मेरी है। और यही बात तुम्हें मूवी का मज़ा दिलाती है। अब देखो, पैसा कमाना किसे नहीं पसंद होता है और कौन नहीं कमाना चाहता पैसा? मैं नहीं कमाना चाहता पैसा, तुम नहीं कमाना चाहते हो पैसा। और जितनी भी मूवीज़, सीरीज़ या वेब सीरीज़ या सीरियल्स बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि ताकि वो मोटा पैसा कमा सके दबाकर। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो पैसा कमाने के लिए ही बनते हैं, उनका मेन मकसद पैसा कमाना रहता है। क्योंकि तब ये तुम्हारी फीलिंग्स की, तुम्हारी इमोशंस की, तुम्हारे सेंटिमेंट्स तक की कदर नहीं करते। जहाँ सीक्वल्स इसलिए बनते हैं ताकि वो पुरानी मूवी के नॉस्टैल्जिया और इमोशंस के सहारे ऑडियंस को थिएटर तक बुलाकर उनका पैसा ऐड सकें। जहाँ पे तुम्हारी इमोशंस का सबसे ज़्यादा यूज़, तुम्हारे सेंटिमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ ये डिवोशनल या फिर रिलीजियस मूवी करती है। क्योंकि भारत जैसे देश में उनके भगवान से क्या सेंटिमेंट्स और क्या कनेक्शंस हैं हर किसी को पता है। और एक ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाकर वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करते हैं अपने थिएटर में बुलाने के लिए। और फिर वो कुछ एक अजीब सी चीज़ बनाकर तुम्हारे सामने रख देंगे और कहेंगे इसे देखो। और अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद आई तो फिर तुम पापी हुए। जहाँ अगर तुम पिछले कुछ समय से पॉप कल्चर से जुड़े हुए हो, तुम्हें पता होगा कि अभी पिछले कुछ समय में एक ऐसी मूवी आई थी जहाँ पे एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी का यूज़ हुआ था, जो कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति को दिखाया जा रहा था जिस मूवी में, और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट का भी यूज़ हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी मूवी सामने रख दी और उस मूवी को ख़राब कहने पर तुम पापी बन जाते हो।
जहाँ भगवान की मूवी को तुम्हें दिखाया नहीं, तुम्हें पे थोपा जाता है। और ये मूवी पैसा कमाने का सबसे अच्छा ज़रिया होती है, क्योंकि सबको पता है कि आदि पुरुष किस टाइप की मूवी है, लेकिन फिर भी उसने 450 करोड़ की कमाई की थी ग्लोबली, जो बहुत सी नॉर्मल मूवी कर तक नहीं पाती हैं। जहाँ तक जाते जाते बहुत सी मूवी के पसीने निकल जाते हैं। तो एक रिलीजियस या डिवोशनल मूवी बनाने के क्या ही फ़ायदे हैं, ये सबको पता है। लेकिन वही इसकी अपोजिट अगर कांतारा चैप्टर 1 को देखा जाए, तो ये मूवी तुम पर भगवान को थोपती नहीं है, तुम अपने किसी भी पॉइंट को तुम पर थोपती नहीं है। जहाँ ये मूवी जिस तरीके से दैव को प्रदर्शित करती है, ये तुम्हें गूज बम्स लाने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे अंदर भगवान की उस एपिकनेस को, उस ग्रेटनेस को फील करवाने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे हाथ को भक्ति से जुड़वाने के लिए काफ़ी है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को जाओ देखो, और अगर देख ली है तो एक और बार जाके देख लो, क्या जा रहा है, मतलब पैसे जा रहे हैं पर देख लो। बाकी अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी रूठी हुई पसंदीदा औरत तुमसे मान जाए, तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर मेरी किसी भी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो, या मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कमेंट ज़रूर करो। बाकी अगर मुझसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक दी हुई है, वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो। बाकी मैं भी चलता हूँ, अपनी पसंदीदा औरत को मनाने जाना है मुझे। हर हर महादेव और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली खान साहब। सेम टू यू जनाब। This is the end.